हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कल रात की एक घटना ने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को झकझोर कर रख दिया है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ मेरे दिल को गहराई से छुआ, बल्कि मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे रिश्ते की अहमियत क्या होती है, खासकर उन रिश्तों की जो हमें जीवन में सबसे ज़्यादा संभाल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करीब 7 बजे का समय था जब मेरे मोबाइल पर अचानक एक कॉल आई। फ़ोन उठाते ही दूसरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी जी, आखिर क्या है, क्या हुआ। भाभी जी की आवाज़ में घबराहट थी। उन्होंने बस यही कहा, आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं। मैंने उन्हें बार बार पूछा, आपको क्या परेशानी है, भाई साहब कहाँ है, माता जी कहाँ है, लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से घर आ जाइए। आवाज़ में घबराहट और असहायता थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया, लेकिन 1 घंटा लगने का आश्वासन देकर वहाँ पहुँचा। जब मैं उनके घर पहुँचा तो देखा कि मेरे मित्र, जो एक जज है, अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रो कर बेहाल थी। उनका 12 साल का बेटा भी बेहद परेशान नज़र आ रहा था और 9 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। मैंने तुरंत भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भाभी जी ने सामने कुछ कागजात रखे और रोते हुए कहा, देखिए, ये तलाक के पेपर हैं। ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है, यह मजाक तो नहीं। लेकिन जब मैंने बच्चों से उनकी दादी के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने तुरंत स्थिति को समझने की और भाई साहब से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। उन्होंने रोंदे हुए गले से बताया कि पिछले साल से उनके घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई थी कि भाभी जी ने साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकती। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे। नौकर तक अपनी मनमानी करने लगे थे। माँ रोज़ मेरे कोर्ट से लौटने के बाद रोती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को संभालने समझाने की, लेकिन कोई माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई साहब ने दर्द भरे लहजे में बताया, जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग कहते हैं कि माँ कभी दूसरों के घर में
काम करते वक्त मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करा के आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए थे। उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, जिसमें माँ का संघर्ष, उसका त्याग और उसकी असीमित ममता शामिल थी। भाई साहब की बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। वे लगातार रो रहे थे और बार बार कह रहे थे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। रात के 12:30 बज गए थे और मैं भाभी जी के चेहरे पर प्रायश्चित और गालिन के भाव देख सकता था। मैंने ड्राइवर से कहा, हम लोग अभी नोएडा जाएंगे। हम सभी लोग नोएडा के वृद्धा आश्रम पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। गेट कीपर ने पूछा, आप क्या करते हैं? भाई साहब ने जवाब दिया, मैं जज हूँ। गेट कीपर ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए और औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। साहब, यह सुनकर हमारे दिल में और भी दर्द भर गया। गेट कीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े कतार शब्दों में कहा, रात के 2 बजे आप लोग माँ को ले जाकर कहीं मार देंगे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर को विश्वास दिलाया कि हम लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अतः वह हमें माँ के कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। माँ के बगल में एक फ़ोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और माँ ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे वह उसकी आखिरी पूंजी हो। जब हमने माँ को बताया कि हम लोग उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जाग गए थे और उनकी आंखें भी नम्न थीं। कुछ समय बाद चलने की तैयारी हुई और पूरे आश्रम के लोग हमें विदा देने बाहर तक आए। रास्ते में भाई साहब और माताजी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते 3:45 हो गए। भाभी जी अब समझ चुकी थी कि परिवार की खुशियों की असली चाबी कहाँ है। मैं वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर वो सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसे मरने से पहले मत मारो। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दें। अगर वहाँ कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपकी परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें यह ज़रूर पढ़ाएं, यह बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा और बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानिए, सब कुछ होगा आपके पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून केवल माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखेरने मत देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल
वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।